वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसा कि आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको दिखाई रहा है एनवायरनमेंट का। आज हम चार्ट स्टडी करेंगे। जो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में चार्ट चढ़वा दिया था, आज उसका एक्सप्लेनेशन का बिल्कुल टाइम आ गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना टॉपिक को बिना टाइम गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि अब इतना टाइम हो ही गया है, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, तो इस चार्ट को समझने में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जितना इजी है दिखाई दे ही रहा है, उतना ही इजी है चार्ट है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट को बात करें, इसमें क्विक रिवीजन भी आ जाएगा तुम्हारा। जरा देखते हैं कि एनवायरनमेंट को सबसे पहले हमने समझा था। एनवायरनमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया हुआ वर्ड है। वो वर्ड जो है एनवायरन है और इसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि जो हमारे पड़ोसी में। अब पड़ोसी से याद आया आसपास की चीजें। आसपास चीजें मतलब सराउंडिंग्स। तो एक दूसरा वर्ड भी हमारा निकल के आया, एनवायरनमेंट का मतलब सराउंडिंग्स। यानी कि जो अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं वो सारी एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं, चाहे वो हमारे लिविंग थिंग्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स क्यों ना हो। अब ऐसे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के कॉम्बिनेशन को मिलाकर ही क्या बना है, यहाँ पर एनवायरनमेंट बना है। तो देखो पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इज नोन एज व्हाट, एनवायरनमेंट। सेकंड, अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट हमारा दो तरह का होता है बेटा। अगर यहाँ पे बात करें कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे बायोटिक एनवायरनमेंट और अबायोटिक एनवायरनमेंट है। बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक मतलब बायो, बायो से याद आया लिविंग थिंग्स आ जाएंगी इसमें। तो बस यहाँ पे जितनी भी हमारी बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं वो आ जाएंगी यहाँ पे। और अबायोटिक की बात करें, अबायोटिक में सारी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। तो लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स में वही चीज हमारे यहाँ आती हैं जो चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जो कि अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, जिनके लिए एक लाइफ एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जिसकी वजह से जी रहे हैं। और वो एलिमेंट्स हमारे नेचर प्रोवाइड करता है, एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक, तो ये सारे नेचर की मदद से ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जी सकते हैं, जीते हैं, अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। तो वो और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लाइफ को सरवाइव करते हैं, उसमें आ जाते हैं हमारे सबसे पहले प्लांट्स। स्टूडेंट्स, प्लांट्स जैसे कि आप सभी को पता है, पेड़ पौधे जिसको हम बोलते हैं, जो भी आसपास हम अपने प्लांट्स देखते हैं वही हमारे इसमें आ जाते हैं कैटेगरी में। जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं, ये उस दिन हमने फोटोसिंथेसिस में प्लांट बना था, तो मैं इसी प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्लांट है जो कि हमारा क्या है, एक तरह से क्या है, लिविंग थिंग का काम करेगा। ठीक, ऐसे ही इसके बड़ी फॉर्म की बात करूं तो हमारे इसमें ट्रीज आ जाएंगे। ठीक, ट्रीज भी क्या है, एक लिविंग थिंग है, जिनको क्या है, ऑक्सीजन ले वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो ऑक्सीजन को वो एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे। ठीक, नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं एनिमल्स। एनिमल्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, काउ, डक, हमारे एनिमल, काउ, लॉयन, टाइगर, बर्ड्स, ये सारे कुछ हमारे इसमें एनिमल्स में आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे बफेलो या डियर, ठीक, या हमारे और भी कुछ कह देते हैं गोट, शीप, ये सारे हमारे एनिमल्स में आ जाते हैं, जो कि एक जरूरी है उनके लिए एनवायरनमेंट। रैबिट्स वगैरह हो गए, तो इनके लिए एनवायरनमेंट का होना जरूरी, क्योंकि एनवायरनमेंट उन्हें वो सारी फैसिलिटीज, वो सारी नेसेसिटीज, एसेंशियल्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके जरिए वो जी रहे हैं, जिसके जरिए वो सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए लैंड चाहिए और जंगल चाहिए, प्लांट्स, ठीक, जिससे वो डिपेंड हैं, अपना खाना अपना अरेंज करते हैं। तो बिल्कुल ये वही एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जैसे कि हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हम ह्यूमन बींग्स हैं। और ह्यूमन बींग्स भी हमारे क्या, सांस लेते हैं, उनके लिए भी लैंड चाहिए, रहने के लिए पानी, वाटर, पीने के लिए वाटर चाहिए बिल्कुल। और फॉरेस्ट से, जहाँ से वो अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अरेंज कर सकते हैं अपना खाने के लिए चीजें। ठीक, एयर होना चाहिए, एटमोस्फेयर, जो क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन ले सकें। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारे लिविंग थिंग्स यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं हमारे छोटे छोटे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, प्रोटोजोआस, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, वायरस, ये सारी चीजें आ जाते हैं, क्योंकि इनके लिए भी क्या एनवायरनमेंट होता है।
अगर हम बात करते हैं अबायोटिक एनवायरनमेंट, अबायोटिक एनवायरनमेंट में जिनके अंदर कोई जान नहीं होती, जो एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ना ही वो बात कर सकते। लैंड, लैंड हमारा स्टेबल है जो कहीं चल सकता है। लैंड, एयर, वाटर, ये हमारे कोई भी इनमें कह सकते हैं कि इनमें कोई जान नहीं होती। हाँ, बट ये बात जरूरी है कि ये इनके लिए जरूरी है, यानी कि ये किस पे डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है। तो आपस में इंटरडिपेंडेंट होने वाली ही चीज हमारी एनवायरनमेंट का पार्ट है, जिसको हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ठीक, स्टडी ऑफ होम। तो यही इनका होम का काम कौन कर रहा है, लिविंग थिंग्स के। बायोटिक का होम जो है वो अबायोटिक है, क्योंकि अगर ये लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट नहीं होंगे तो फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे रह नहीं सकते। नेक्स्ट इसमें बात करते थे अबायोटिक में। अबायोटिक में हमने समझा था लैंड, लैंड हमारा आ जाता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है। और लैंड अपना, लैंड का खुद का एक एनवायरनमेंट होता है, खुद का एक डोमेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, लैंड वाले को हम लिथोस्फीयर बोल देते हैं और एयर वाले को हम एटमॉस्फेयर बोल देंगे। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर का एनवायरनमेंट, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह सब आ जाती है। और वाटर से हमारा डोमेन ऑफ वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर बन जाएगा। ये सारी चीजें आ जाती है हमारी। तो यही हमारा एक चार्ट है जो कि बहुत जरूरी है अपने एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ने के लिए। अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करेंगे अबायोटिक एनवायरनमेंट में। इसमें हमने सिर्फ बायोटिक का मेजर पार्ट देखा था, अबायोटिक का थोड़ा सा हिंट समझा है, और नेक्स्ट चार्ट में अपना अबायोटिक एनवायरनमेंट देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बिना देरी करते हुए नेक्स्ट चार्ट की मूव करते हैं। हम नेक्स्ट चार्ट हमारा कहलाता है स्फीयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमने अलग अलग तरह के स्फीयर्स पढ़े थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वही चीजें हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है लिथोस्फीयर, सेकंड हमारा आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, और थर्ड हमारा आ जाता है एटमॉस्फेयर। हमें ऐसी चीज को समझना है, और ये चीज ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं, क्योंकि मैंने डेफिनेशंस में ही यही पार्ट समझाया जा चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि एक सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जहाँ पे हमें तरह तरह के लैंड फॉर्मेशंस मिलती हैं, चाहे हम कुछ ही किसी भी तरह के देखें, चाहे हम माउंटेन्स देखें, हमें प्लेट्यूज देखें, ठीक, हमारे प्लेन्स देखें, तो ये सारे डेजर्ट्स देखें, ये सारी जमीन पर ही तो बने हुए हैं। ये सारी कलाकृति कहाँ पे बनी हुई है, जमीन पर बनी हुई है, और जमीन वाला ही पोर्शन हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। ये लिथोस का मतलब होता है लैंड, और स्फीयर का मतलब यानी कि हमारी अर्थ है, हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट, यानी कि अर्थ की शेप हमारी कैसी है, स्फीयर है, जियोइड है। तो बस यही स्फीयर का मतलब हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट। और हमें पता है लैंड की फॉर्म में हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज बन जाती हैं, लैंड फॉर्मेशंस होती हैं, जिसमें हमारे प्लेन्स, प्लेट्यूज आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की, तो बस हमारे कुछ नहीं है, हमारे अगर हम ये अपना माउंटेन का एरिया दिखा देते हैं, ये तो चलो हमारा लैंड अर्थ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे जो भी लैंड की चीजें बनी हुई हैं अर्थ पर, वो सारी हमारे लिथोस्फीयर का पार्ट हैं, चाहे हमारे बाहरी क्यों ना हो। बाहरी का इसमें इसलिए बात किया गया है क्योंकि हम ऑन द सरफेस रहते हैं अर्थ के पे, यानी कि अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अर्थ के सरफेस की ही बात की गई है, लिथोस्फीयर जिसको बोला गया है। हम अगर जम्मू कश्मीर साइड रहते तो मतलब क्या हुआ, पहाड़ी वाला एरिया, माउंटेन वाला एरिया, तो बस वहां का लिथोस्फीयर कौन सा होगा, माउंटेनियस वाला होगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तरफ या महाराष्ट्र की तरफ, तो वो हमारा प्लेट्यू वाला लिथोस्फीयर कहला जाएगा, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, प्लेट्यू में आ जाएगा।
अगर हम रहते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो यहाँ पर हमारे कैसा आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लेन्स आ जाएगा उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ। तो यहाँ पर हमारा लिथोस्फीयर प्लेन बिल्कुल समतल रह जाएगा, प्लेन एरिया। मतलब मैं बात यही कहना चाह रहा हूँ, लैंड का जो भी शेप्स हमें तरह तरह की दिखाई देती हैं, लैंड फॉर्मेशंस, वो सारे हमारी चीजें लिथोस्फीयर में आ जाती हैं। डेजर्ट की बात करूं, रेगिस्तान, जो कि हमारे राजस्थान, रेगिस्तान राजस्थान से बना हुआ है, तो बस वहीं से ही हमारे लैंड फॉर्मेशंस हमारा है। ठीक, तो ये सारी हमारे लिथोस्फीयर में आ जाती हैं। और अगर हम बात करें, चलो लिथोस्फीयर को भी हम क्लोज कर देते हैं और अपना डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं लिथोस्फीयर में क्या है। लिथोस्फीयर में एट लास्ट जो भी हम सारे टॉपिक्स हैं उनको एक तरह से डायग्राम से क्लोज करते रहेंगे। हमने लिथोस्फीयर का टॉपिक समझ लिया तो उसको डायग्राम से क्लोज कर देते हैं बेटा। तो ये हमारी अर्थ है, बिल्कुल अर्थ बना लो जी। ये हमारे लैंड फॉर्मेशंस है, यानी कि देश बने हुए, हमारे कंट्रीज बने हुए हैं। ये हमारे कंट्रीज बने हुए हैं, एंटार्क्टिका हो गई। तो लैंड वाला पार्ट ही, ये हमारे लैंड फॉर्मेशंस तरह तरह की जो बनी हुई हैं, यही हमारा क्या है, लिथोस्फीयर में आ जाता है। लिथोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या बनी हुई है, लैंड फॉर्मेशंस बनी हुई हैं। अब हम सेकंड टॉपिक पर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमने से यही समझा था, डोमेन्स ऑफ वाटर, यानी कि जो डोमेन वाटर का एरिया, और वाटर का एरिया हमें इस तरह से पता चलता है कि तरह तरह की फॉर्म में जो वाटर्स पाया जाता है, जिनको हम वाटर बॉडीज बोलते हैं, वो सारी चीजें हमारी हाइड्रोस्फीयर में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर, चलो हाइड्रोस्फीयर को भी पहले डायग्राम से क्लोज कर देते हैं, फिर हम समझेंगे। ये बिल्कुल हम दोबारा से अर्थ बना देते हैं, और ये बिल्कुल हमें लैंड फॉर्मेशंस बना दी, देश बना दी हमने। अब यहाँ पर लैंड की बात की गई थी, तो यहाँ पर किसकी बात करेंगे, वाटर की, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है, स्फीयर का मतलब अर्थ का एनवायरनमेंट, यानी कि वाटर, जिस अर्थ के एनवायरनमेंट पे वाटर प्रेजेंट है अलग अलग फॉर्म्स में, वही हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। उसका जो एनवायरनमेंट जो बना हुआ है, वाटर का एनवायरनमेंट, वही हमारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। अब वाटर की बात करें, ये आपको जो ये वाटर दिखाई दे रहा है डॉटेड वाली शेप में, तो बस यही हमारा वाटर है, और यही हमारा क्या है, हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। कुछ यहाँ पे अर्थ की फॉर्मेशंस में भी हम वाटर देखने को देख सकते हैं, तो यही हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन सी वाटर बॉडीज आती हैं, किस किस तरह का फॉर्म्स में पानी पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हमारा सी आ गया, सी यानी कि समुद्र। समुद्र खुद पानी का एक इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा कलेक्शन है। ठीक, सेकंड हम आ जाते हैं रिवर्स, यानी कि बात मैं यह कहना चाह रहा हूं कि वाटर हमारे किस किस फॉर्म्स में पाया जाता है। रिवर्स की बात करूं, नदियां, नदियों में हम अपना पानी देखते हैं। सेकंड हम बात करें, थर्ड में कैनाल, नहर, तो कैनाल्स में भी हमें पानी देखने को मिलता है। और एक और बात करूं मैं, पॉन्ड्स, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, तालाब में भी हमें पानी देखने को मिलता है। और एक और हमारी रह गई झील, जिसको हम बोलते हैं लेक्स, तो लेक्स में भी हमारा पानी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग तरह की क्या है, वाटर बॉडीज हैं जिसमें पानी हमें देखने को मिलता है। बस उन्हीं का ही एनवायरनमेंट को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने समझा था। अच्छा, इसको भी पूरा कर लेते। जैसे हमने इसमें लिख दिया, इसमें भी क्या आ जाएंगे हमारी, इसमें हमारी माउंटेन्स आ जाएंगी, प्लेट्यूज आ जाएंगे हमारे इसमें। इसकी जगह ये जहां पे जगह छोटी सी यहाँ पे लिख देते हैं अपने, माउंटेन्स आ जाएंगी, प्लेट्यूज आ जाएंगे, ये हमारे इसमें आ जाएंगे, प्लेन्स आ जाएंगे, डेजर्ट्स आ जाएंगे। माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी का एरिया, पहाड़ी का एरिया लैंड पर ही बना हुआ है, लैंड की सरफेस पर ही हमारी पहाड़ी बनी हुई है,
तो बस वही चीज हमारे लिथोस्फीयर में आ जाएगा। प्लेट्यूज जो हमने बता रखे हैं, प्लेट्यू मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, जैसे हमारी नॉर्मल पहाड़ी की, हमारी नॉर्मल माउंटेन की पीक होती है, चोटी होती है, उसकी पीक नहीं होती, फ्लैट सरफेस होता है, तो वही हमारा प्लेट्यूज में आता है। प्लेन्स हम जानते हैं सभी पूरा फ्लैट कुछ भी नहीं है। डेजर्ट हम रेगिस्तान जहाँ की मिट्टी हमारी मिक्सचर टाइप होती है, चूरन टाइप, तो ये हमारी डेजर्ट आ जाता है। लास्ट हमारा बचा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर मतलब एटम, एटम कहाँ जाते हैं हमारे गैसेस में, और गैसेस हमारी कहाँ जाती है मिक्सचर ऑफ गैसेस में। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर ऑफ गैसेस ही हमारी एयर बनाती है। बस एयर वाला ही एनवायरनमेंट जो है, जो अर्थ के ऊपर जो एयर का एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, उसी को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो बस इस पे भी लिख देते हैं हम, और इसको भी हम डायग्राम से क्लोज कर देते हैं। तो एयर की अगर हम बात करें तो एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो बस इसका एक घेरा होता है। अब घेरा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस एयर को पकड़ के रखता है, वो एक फोर्स पकड़ के रखती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस से ही हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो एटमॉस्फेयर भी ना हो, और वो एटमॉस्फेयर में ही हमारी एक ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है, जो हमें किससे बचा रही है, सनलाइट की हार्मफुल रेज से। तो ओजोन लेयर एक तरह से छलने का काम करती है, वो छानने का काम करती है, सन रेज को हमारी छान रही है, और हमें जिससे कि स्किन प्रॉब्लम ना हो जाए, प्लांट्स एंड एनिमल्स को ज्यादा डैमेज ना हो, तो वो वहां की हार्मफुल रेज को छानने का काम करती है। इसीलिए हमारी अर्थ पर एज कंपेयर टू ओजोन लेयर से ऊपर वाले एरिया में रेज ज्यादा होती है, और ओजोन लेयर के बाद वाले एरिया में जब हम अर्थ में आते हैं तो वो कम होने लग जाती हैं। तो यही कारण है, क्योंकि वो उनको कौन छानने का काम कर रहा है, कौन उनको ऐसा रोक रहा है, वो है हमारी ओजोन लेयर। तो उसमें बस कुछ नहीं है, ये हमने अर्थ बना दी, ये हमने अर्थ बना दी सब। अब इसके ऊपर जो है घेरा बना देते हैं, ये घेरा, बस यही घेरा हमारा एयर का घेरा ही हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो बस यही वाला एक घेरा ही हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो बस यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने तीनों स्फीयर्स को यहाँ पर क्लोज किया, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर कहलाया जाता है। और एक कॉन्सेप्ट और है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कुछ नहीं है, जहां पे ये तीनों आकर मिलते हैं, और लाइफ स्टार्ट होती है, बस इसी को भी हम बायोस्फीयर कहते हैं। बस, और मैंने एक फॉर्मूले से भी बताया था, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर, तीनों को कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा स्टूडेंट्स। तो यही चीज हमें बताई गई है। एटमॉस्फेयर हमने खत्म कर लिया, ये सारा घेरा, ये अर्थ के ऊपर सरफेस पे जो घेरा है एयर का, मिक्सचर ऑफ गैसेस का, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। वाटर का एरिया, वाटर का एनवायरनमेंट, हमारा डोमेन ऑफ वाटर हाइड्रोस्फीयर में आता है। और लैंड का एनवायरनमेंट यानी कि आउटर सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ये हमारा लिथोस्फीयर में आता है, जिसमें हमारी तरह तरह की लैंड फॉर्मेशंस आती हैं। और तीनों को मिला दो तो हमारा जहां पर वो जगह बनती है वही हमारा बायोस्फीयर कहलाता है। स्टूडेंट्स एक बात और रह गई, वो ये है कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कुछ नहीं है, जैसे बायोस्फीयर है बिल्कुल उसमें यही चीज है कि ऑल सारे हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और जहां पर वो चीजें, जहां पर वो हमारी एसेंशियलिटीज नेसेसिटीज हमें मिल जाती हैं आपसी मदद में, बस वही वाला एरिया ही हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। उसकी स्टडी जो बोली जाती है वो हमारी इकोलॉजी बोली जाती है। इकोलॉजी मतलब बात करें स्टडी ऑफ होम, स्टडी ऑफ होम मतलब हमारा एनवायरनमेंट ही हम पढ़ रहे हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इस थोड़ी सी क्लास बेशक बड़ी होगी, इस टॉपिक को यहीं खत्म कर देते हैं जिससे कि हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट रह गया है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारा ह्यूमन बनवाता है। तो आइए उन चीजों को जरा बना के देखते हैं क्या क्या हमारा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आता है। हम यहाँ पर ये हमने नेचुरल एनवायरनमेंट समझा था, अब हम समझेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट।
वो हमने स्टूडेंट्स नेचुरल एनवायरनमेंट समझा था। अब जरा ध्यान देते हैं, एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट और दूसरा होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो आइए उन दोनों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक को एक तरफ हम लिख देते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, दूसरी तरफ हम लिख देते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें क्या आ जाता है, इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट वर्ड दे रखा है। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब ये हो एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमन बींग्स खुद ही उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उस ह्यूमन बींग से मिलकर ही उसका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आइए जरा बात कर लेते हैं ह्यूमन, अगर एक सिंगल ह्यूमन है तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर दूसरी हम बात करें, अब एक से ज्यादा घर में लोग होते हैं तो घर में एक से ज्यादा लोग होने का मतलब फिर वो क्या बन जाएगी, फैमिली बन जाएगी। तो फैमिली भी हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगा। फैमिली आ गई। अब हम थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं तो कहाँ एंटर कर जाएंगे, सोसाइटी में, क्योंकि वहां पर भी हमें ग्रुप ऑफ पीपल्स दिखाई दे जाएंगे। तो बस एक हमारा कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, सोसाइटी। अच्छा सोसाइटी है तो सोसाइटी, अब एक और बात कर लेते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा धर्म है, हम अपने धर्म को परफॉर्म करने के लिए रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं। तो रिलीजियस एक्टिविटीज जो हम करते हैं हमारे रिलीजन पर बेस होती हैं, और उस रिलीजन को कौन फॉलो करता है, ह्यूमन बीइंग फॉलो करता है। तो एनवायरनमेंट किसका हो गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट, क्योंकि वहां पर कौन प्रेजेंट है, ह्यूमन प्रेजेंट है। तो बस यहां पर रिलीजन भी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक, अब हाँ एक और चीज आ जाती है, बच्चे हमारे देखो स्कूल में हमारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं तो वो भी तो ह्यूमन बींग्स ही हैं, वो हमारे पास एजुकेशन लेने आ रहे हैं। तो बस एजुकेशन कौन रिसीव कर रहा है, ह्यूमन बींग्स रिसीव कर रहा है, ह्यूमन ही उस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वही चीज हमारी एजुकेशन भी हमारी इसमें आ जाती है। हमारे देश को लीडर्स चला रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स चला रहे हैं, पॉलिटिकल नेता, तो वो नेता देश को चला रहे हैं तो वो उनकी एक सिचुएशन बनेगी, उनका एक एनवायरनमेंट बनेगा, वो एनवायरनमेंट भी हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो वो किसकी वजह से बना है, पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से। हमारी इकोनॉमी मार्केट को रेगुलेट कर रहा है, हमारे मार्केट में पैसा कहां से आ रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है, ह्यूमन रेगुलेट कर रहा है। तो ह्यूमन रेगुलेट करेगा, उसको सप्लाई करेगा, तो वो हमारे केस में आ जाएंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाएगा, क्योंकि ह्यूमन ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ को आएगा और कहाँ को जाएगा। तो बस इकोनॉमी भी क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो ये तो स्टूडेंट्स ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब जिसमें ह्यूमन खुद हिस्सा होता है।
तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में स्टूडेंट हमने ये समझा कि जिसमें इंसान खुद हिस्सा होता है इस एनवायरनमेंट का, तो बस ये ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमन उस एनवायरनमेंट को खुद क्रिएट कर रहा है। तो बस इसको हम समझ ले हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि ह्यूमन ने खुद क्रिएट किया गया है, तो क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अच्छा, अब ऐसे एनवायरनमेंट जो ह्यूमन खुद क्रिएट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम घर से बाहर निकलते तो बच्चे हमें खेलते हुए पाते हैं, खेलेंगे कहाँ, पार्क में खेलेंगे, तो पार्क हमारा कहाँ जाएगा, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा पार्क आ जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि जहां पर वो जाके पढ़ेंगे वो प्लेस भी ह्यूमन के द्वारा ही क्रिएट की गई है, तो वो प्लेस हमारी स्कूल्स भी आ जाएगा। इंसान बिल्डिंग घर में रहता है, तो बस होम एक तरह की बिल्डिंग है, बिल्डिंग को कौन बनाएगा, हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाएगा। तो बस ह्यूमन खुद क्रिएट करेगा तो बिल्डिंग्स भी हमारी आ जाएगी। बात करें अगर हम जहां पर इंसान पूजा करने जा रहा है, मंदिर, तो मंदिर को कौन बनाएगा स्टूडेंट्स, टेंपल, तो हमारे ह्यूमन बींग्स ही बनाएंगे मंदिर को, तो यहां पर हमारे टेंपल्स भी आ जाता है। जहां पर हम चलते हैं, रोड, रोड जहां पर व्हीकल्स हमारे दौड़ते हैं, ह्यूमन बींग्स हमारे चलते हैं, तो वो रोड कौन बनाएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाएगा। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन बींग उस चीज को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारा रोड भी आ जाएगा। अब रोड आ जाएगा तो ब्रिजेस भी आ जाएगा, क्योंकि सपोज करो रास्ते में आ गया पानी, आ गया हमारा बड़ा सा नाला या रिवर, अब रिवर को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाया जाएगा, तो वो भी कौन बनाएगा, ह्यूमन बनाएगा। तो द ब्रिज इज आल्सो क्रिएटेड बाय ह्यूमन। Then bridge under comes in the category of human environment। तो स्टूडेंट्स ये आपकी लास्ट क्लास थी, यहाँ पर ये सारी चीज हो गई। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो ये है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है। ह्यूमन अपने खुद के हमारे एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को खुद मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे मॉडिफाई कर रहा है कि हमारी नेचुरल जो सिचुएशंस हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, वो हमारी बहुत गड़बड़ा रही हैं। अगर देखो रहने के लिए स्टूडेंट्स फॉरेस्ट काट रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, तो देखो हमारे नेचर को कितनी डैमेज पहुंच रही है। पॉल्यूशन करने से हमारे तरह तरह के पॉल्यूशंस पैदा हो रहे हैं, चाहे वो हमारा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन क्यों ना हो रहा हो, इससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब रहता है। लैंड पॉल्यूशन की बात करें तो लैंड में हमारे केमिकल्स फेंक दिए जाते हैं, जो कि लैंड की फर्टिलिटी को बेकार कर देते हैं, वहां पर फिर क्रॉप कोई पैदा कर ही नहीं सकता। ठीक, अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, जो नाले उसमें गंदे गंदे केमिकल्स, टॉक्सिक वेस्ट डाल दिए जाते हैं, जिससे कि एक्वेटिक लाइफ बर्बाद होती है, जो वहां पर जो मछलियां हैं वो सब मर जाती हैं तहस नहस, क्योंकि पानी में ही जहर डाल दिया, टॉक्सिक वेस्ट डाल दिए। एयर पॉल्यूशन में हमने गाड़ियों से खूब धुएं निकाल दिए, फैक्ट्री से धुआं निकाला जा रहा है, तो एयर पॉल्यूशन किया जा रहा है। गैसेस हमने एटमॉस्फेयर में इतने रिलीज कर दी जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन हो रहा है। और पॉल्यूशन से याद है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा स्टूडेंट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारी जब हमारी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी इन सारी गैसेस का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, हमारा इन सारे गैस का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे ओजोन लेयर उनको ट्रैप कर लेती है, उनको बाहर नहीं पहुंचा सकती, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसकी वजह से। तो स्टूडेंट्स यही हमारे थे इसमें। और एक फैक्ट यह है कि हमारा एनवायरनमेंट जब चैप्टर हमने पढ़ ही लिया है, तो स्टूडेंट्स हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को बनाया जाता है। तो बस एनवायरनमेंट डे की अगर हम बात करें, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये चीज याद रखनी है। तो ये हमारा कौन सा है, हर साल 5 जून को बनाया जाता है, 5 जून को।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी क्लास होती है खत्म। वीडियो अच्छी लगे हो, गर्दे वाली यानी कि जलवे वाली वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया तो प्रॉपर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, पढ़ाई को बिल्कुल भी ना रोकें, कोरोना काल में बहुत जरूरी है।